हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पहले एक पार्ट हम बना चुके हैं, उस पार्ट में हम लोग देखे थे 40 क्वेश्चन। देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं यहीं पर आपको सारा क्वेश्चन करवा दूँगा। और यकीन मानिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि आर्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, उस चीज़ का तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और यकीन मानिए, मैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। मैं आपके लिए सारा का पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का ला ही रहा हूँ, और भी बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी मैं लाऊँगा आपके लिए, ऑब्जेक्टिव लाऊँगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन सा है। यानी कि पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक है, तभी आपको आप सारा कवर कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, सुमेर अभिलेख में नाविकों का कौन सा देश था। तो सुमेर अभिलेख में नाविकों का कौन सा देश है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलुहा होगा। ठीक है, मेलुहा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था वो। दूसरा है कि तौलने की इकाई में सिंधु भाषी किस अंक का प्रयोग क्या करते हैं, यानी करते थे। तौलने के लिए तौलने की इकाई में सिंधु भाषी जो थे वो किस अंक का प्रयोग करते थे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसका आंसर आपका हो जाएगा 4 अंक का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदू ददरो उत्पादन कहाँ था। तो चांदू ददरो उत्पादन कहाँ था? तो ये मनका में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का शासनकाल था। अशोक का शासनकाल कब से कब तक था। तो अशोक का शासनकाल जो था वो 269 से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 269 से 232 ईसा पूर्व तक था। देखिए, यहाँ पे क्या था कि 269 से 232 आप लोग समझते हैं कि नहीं। 269 से 232 जब बोला जा रहा है तो ईसा मसीह के जन्म से इतना साल पूर्व तक से लेकर के इतना साल पूर्व तक, यानी कि ये उल्टा चलता है। ईसा मसीह के जन्म से उल्टा चलता है, ये बात आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्या बताएगा कि 269 से 232 ईसा पूर्व तक क्या था? अशोक का शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया कब? तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये अशोक का अभिलेख कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी को। ये देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस को कौन लिखे थे? विशाख दत्त लिखे थे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, चंपा हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, चंपा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इतना सारा ऑब्जेक्टिव दे दूंगा ना कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत ही सारा वैसा ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कि द्विज के अंतर्गत कौन है। द्विज के अंतर्गत कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि प्रथम 3 वर्ण। प्रथम 3 वर्ण क्या है? द्विज के अंतर्गत है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, पुरुष सूक्त, या ये देखिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में होगा। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। समुद्रगुप्त तो कौन सा वंश का था? गुप्त वंश का था। ठीक है, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। तो शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार किसको था? तो शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार जो था वो क्षत्रियों को था। ठीक है, पहले जो थे क्षत्रिय राज करते थे। ठीक है, ब्राह्मण को राज करने का अधिकार नहीं, वैश्य को, शूद्र को नहीं था। क्षत्रिय लोग जो था वही राज करते थे पहले के ज़माने में। तो ऐसा ही लिखा हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया, यानी कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया। तो किससे हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि पहाड़ी चट्टानों से। कार्ले के चैत्य का निर्माण जो है पहाड़ी चट्टानों से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। तो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या? स्तूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत। देखिए, अगर एक बार आपको याद नहीं होता तो दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा वीडियो को देखिएगा, मतलब जितने बार देखिएगा आपको आपके माइंड में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे बार में तो पक्का याद होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नाम लिखा। तो किसके आग्रह पर लिखा था, तो अकबर के आग्रह पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था, कृष्णदेव राय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन है। तो किस शासक का वर्णन है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर का वर्णन है, ठीक है। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो इसका अनुवादक कौन थे, सभी इनमें से सभी इसका अनुवादक थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेवरीन भी थे, जेरंट भी थे, ब्लैकमैन भी थे, चीज़ा भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार दारा का संबंध किससे था। तो राजकुमार दारा का संबंध था कादरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो आपका ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, मोरक्को का था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्को पोला। अगला है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आए थे। तो हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री कौन थे जो भारत आए थे, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि वर्नियर भी नहीं थे, अल बरूनी भी नहीं थे, अब्दुल रज्जाक भी नहीं थे, तीनों से कोई और थे, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तूजक ए जहांगीरी की रचना किसने की। तो तूजक ए जहांगीरी की रचना कौन किया था, तो जहांगीर ने किया था, ठीक है। जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। अकबर का वजीर था, तो अकबर का वजीर क्या था, बैरम खां। अकबर का देखिए, अकबर के दरबारी में ये क्या थे, अकबर के दरबारी में ये थे, ठीक है, वजीर बैरम खां। अब बैरम खां का ही पुत्र का नाम क्या था, ये था ना, ये उनका पुत्र का था नाम था अब्दुल रहीम खान, यानी रहीम जिनको बोला था। रहीम के कितने सारे दोहे भी हैं, वो बैरम खां के पुत्र ही थे, ठीक है। और वो भी इनके दरबार में दरबारी रहे थे, अकबर के दरबार में, समझे। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो उन्हीं का पिता थे उनके पिता थे बैरम खां। अकबर का वजीर था, तो क्या हो जाएगा, बैरम खां। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि कार्नवालिस कोड बना। तो कार्नवालिस कोड बना क्या, कब बना था, यानी ये पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1793 ईस्वी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जमींदारी प्रथा भारत में किस राज्य में लागू हुआ था। तो ए यानी कि बंगाल में लागू हुआ था, ठीक है। 29 में आपके सामने बोल रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो उसे केनिंग थे, यानी कि लॉर्ड केनिंग थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था। केनिंग से पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इलहौजी थे, ठीक है। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई, यानी कि ये प्रश्न की प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई, तो क्या होगा, क्वाइब और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बना था, तो कौन बना था भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल, तो क्लाइव बने थे, ठीक है। सॉरी, भारत के गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का बोला था, भारत के नहीं, भारत के क्लाइव नहीं थे बने थे, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो क्लाइव हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे, तो मीर जाफर बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था, ये तो आपको सबको पता ही होगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए लाया था। तो दांडी यात्रा किसके लिए लाया गया था, तो हो जाएगा कानून नमक के तोड़ने के लिए। और वैसे भी दांडी जो नमक है, ये तो दांडी यात्रा जो था तो नमक के लिए चालू किया गया था, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन 35 नंबर और 36 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग में एकदम पक्का से याद रखिएगा, ठीक है, कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मांगो फिरंगी का नारा किसने दिया था। तो मांगो फिरंगी का नारा किसने दिया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। भारत कब स्वतंत्र हुआ।
अगला प्रश्न कि भारत कब स्वतंत्र, सबको जानते हैं 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, कौन नहीं जानता इसको, ठीक है। भारत स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछ रहा, तो सी गोपालाचारी थे, इनका नाम था सी राजगोपालाचारी पूरा नाम, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट हूँ और भी इंटरेस्टिंग आपके लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।